से अलग है सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामु अलैकुम। पेशकदम का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद अहमद और मैं नौरीन फारूक। आज के शुमारे में हम जानेंगे कि कैसे मलाल की वजह से रिश्ते असर अंदाज होते हैं। मैं फिर से वही बात कहूंगा कि मैं उसके और बीच में आपको रिलेशन रखना नहीं चाहता। और जानेंगे कि कैसे हमारे नौजवान साउंड इंजीनियरिंग में अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं। इतने आपके टीवी चैनल्स हैं जो दिन ब दिन आते जा रहे हैं, नए नए चैनल्स, उनमें साउंड इंजीनियर की जरूरत होती है। जितने फिल्म बनते हैं, जितने गाने बनते हैं, उन सब में साउंड इंजीनियर की जरूरत होती है। हमारे टैलेंट सेक्शन में सुनेंगे एक प्यारा सा नगमा। झूला झुलाए पनघट नदिया किनारे। और बात होगी तबस्सुम से। जानेंगे कि कैसे उन्होंने यादाश्त तेज करने का नुस्खा तैयार किया। लगन में मोरिम से यादाश्त काम लगन में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारी कवर स्टोरी की ओर। सामीन, रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे घरों में कूड़ा करकट जमा होता है, जिसको या तो हम नालियों में फेंकते हैं या फिर गली कोचों में इसका ढेर लगाते हैं। इसी गंदगी से निपटने के लिए पेश है पेशकदम के जुबैर मुश्ताक और अनीस जरगर की तैयार करदा रिपोर्ट जुबैर मुश्ताक की जुबानी। माय नेम इज एजाज। जी एजाज साहब, आपने ये रैपर यहाँ पर क्यों फेंका? जी इसके लिए तो पहले मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सैनिटेशन का माहौल अभी उस तरह से डेवलप नहीं किया जिस तरह से डेवलप्ड नेशंस में है या डेवलप्ड सोसाइटीज में है। एजाज के फेंके हुए इस रैपर से ही नहीं बल्कि घरों और कारखानों से निकलने वाली गंदगी और गलाजत हमारे समाज का एक तशवीशनाक मसला बन चुका है। इससे छुटकारा पाने के लिए इकदामात की अशद जरूरत है। हाल ही में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में इंडियन यूथ क्लब नेटवर्क और फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन कश्मीर ने एक प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट को गौर फिक्र में लाया गया। इंडियन यूथ क्लब नेटवर्क के रीजनल कोऑर्डिनेटर उवैस रहीम कहते हैं कि छोटे पैमाने पर काम करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे इकदामात जो है वो हम अपने घरों में रोज अगर हम करना शुरू कर दिए तो ये वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा मसला सॉल्व हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम एक जगह पे जो अचन हमारा डंपिंग साइट है उधर जाके वो उसको फिलअप कर दे। आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि एक डंपिंग साइट फिल होगी फिर हमें दूसरी जगह देखनी पड़ेगी, जो कि अभी भी वो जमीन अवेलेबल अभी हमारे पास है नहीं। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिससे हम इसको अपने हाउस होल्ड लेवल पे भी खत्म कर सकते हैं। माहौलियात पर मबनी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बैरून रियासत और बैरूनी मुल्क से कई माहिरीन आए थे, जिन्होंने माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए अपने तासुरात पेश किए। मेरा नाम क्लिंटन है, मैं गोवा में रहता हूँ और मैं एनवायरनमेंट के काम में करता हूँ, एनवायरनमेंट वर्क। मेरा एक्सपर्टीज तो सॉलिड वेस्ट में है, रिसाइकलिंग और वो गीला कचरा का संभालने के लिए कंपोस्टिंग। प्रोजेक्ट करने के पहले लोगों का अवेयरनेस होना चाहिए, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ठीक तरह से नहीं समझा तो मिक्स्ड हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगा आगे से। वो अवेयरनेस होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकते हैं और हर तरफ से हर बजट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। 300 रुपए से तुमको कंपोस्टिंग कर सकते हैं अप टू 9-10 लाख। हर आदमी का इंटरेस्ट है, मगर उनको चैनलाइज करने के लिए थोड़ा हेल्प चाहिए। यूं तो कश्मीर में सन्नती कारखाने बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है, लेकिन फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन कश्मीर के नुमाइंदे कहते हैं कि उन्होंने कई इकदामात उठाए हैं ताकि माहौल पर बुरे असरात नुमायां न हो। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, हमने इनको कहा है कि आप अपना STP लगाइए। जो भी वेस्टेज के हिसाब से जो भी उनके क्राइटेरियाज हैं वहाँ हम ये इंश्योर करते हैं हर एक जगह पे कि वो उनको फॉलो अप करें। हमने ऑलरेडी इसमें एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम ही रखा ताकि एंटरप्रेन्योर्स को पता चले कि उनके एफिलेंट्स निकलते हैं, कार्बन निकलता है, उससे उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करें। और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है उसमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है आपके सॉलिड वेस्ट से।
So we are on it, so we are working on it. शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में होने वाले प्रोग्राम की वसादत से कारखानों या घरों से निकलने वाली नाकाबिल इस्तेमाल वाली चीजों को इस्तेमाल में लाने के लिए कई तरगीबात सामने आई। जो सॉलिड वेस्ट है इनको हमें सोर्स पे जितना हो सके उतना ज्यादा सोर्स पे इनको हमें डंप करना चाहिए। उस वेस्ट में से भी आप क्या क्या एडिशनल निकाल सकते हैं, अगर आप उसको रिसाइकिल करें या आप उसको केमिकल ट्रीटमेंट दे या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे या फिजिकल ट्रीटमेंट, जो अब लेटेस्ट ये टेक्निक्स है जो कि फॉरेन नेशंस में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोसीजर निकाला है, एक फिजिकल मैनेजमेंट है ये, वो उसमें से वो मीथेन गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, जो मीथेन गैस कलेक्ट करके आते हैं वो वापस उसी इंडस्ट्री में पहुंचती है। उससे ये होता है कि अबाउट 20 to 25% एनर्जी जो है वो उसी मीथेन गैस से निकालते हैं। ये थे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे वकालत के तालिब इल्म मोहम्मद मोमिन खान, जो इस प्रोग्राम के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रियासती सरकार की तरफ इशारा किया। हाल ही में शहरी श्रीनगर को गंदगी से भरा हुआ शहर करार दिया गया, जिस पर बात करते हुए रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस बात का इंकिशाफ किया कि इसकी वजह गैर मियारी तामीरात है। हमने तो बड़ी संजीदगी से इस बात को लिया है। पिछले 50-60 साल से जो श्रीनगर शहर ने तरक्की की है, ये उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। एक अनप्लान्ड और अनचेक तरीके से गैर कानूनी कॉलोनीज जो हैं वो बने हैं, और अब वक्त आया है कि हर जो रिकमेंडेशन जिससे कि श्रीनगर शहर को बेहतर किया जा सकता है उन पर हम अमल करेंगे, जिसके बाद किसी भी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट या कोई इस तरह के कोई खदशात नहीं हो। माहौल को बचाने के लिए हमें छोटे दर्जे से ही वेस्ट मैनेजमेंट को अमल में लाने की अशद जरूरत है, ताकि कहीं ऐसा न हो कि हमारे आने वाली नस्ल के लिए रियासत में रहना दुश्वार हो जाए। पिछले कुछ किस्तों में हमने आपकी गुफ्तगू कुछ इनोवेटर्स से करवाई। इसी सिलसिले में आइए आज के शुमारे में भी सुनते हैं पेशकदम के यासिफ की गुफ्तगू तबस्सुम जान के साथ। सामीन, आज सन मेहमान तबस्सुम अख्तर, यम सन अजिक नई यंग अचीवर छ। तबस्सुम, तुह वन तो पन्निस इजादस मुतलिक। मैं बनो इनोवेशन अख दिसमस यथ नाव डेड शो। सस मेन दादी करन यस लगन डेड यस लगन मेमोरी यस यादश कम तम लगन यस मे दादी यस करन सई, मतलब तमिस बासो अत मज मतलब अत लगन पकनो मे ब्रोट। तुंद दादी कित लोग यमन जड़ी बूटियन मुतलिक पता? यस मे दादी तम ब्रोट जान जंगल गसन, तुम सारे पायन अमिच डिश त ब्रोट बनावन, पत मतलब तम पिश विश कोरन, पत सब डिशन विशन कर अथन तेली तमिस बासो यह ठीक पे दित तम यह बाकियन। वनिक तान कूता फायदा आव लोकन यमन जड़ी बूटियन हुंद? मे फादर तमिस मतलब याद रोजान, मतलब अगर सह पावर थे बंद तमिस याद रोजान मे कोरा बंद कि कहें, पे कोर मे तमिस पे तमिस मतलब वन तमिस बासो वारा अम स मतलब तमिस वन मतलब याद व्याद रोजान ठीक पे। यमन जड़ी बूटियन कित कन छो तुह दवा बनावान? तो छो यमन जड़ी बूटियन बे क्या रलावान? यह जड़ी बूटी गोड पेवान हकनावन, छसन वारा मोटन, पे मतलब वारा नीचे गसन जविज गसन हकनित, पे पिशन पिश बनन फेकन फेक ये बने पे क्या वन दोदस से त्रावन, मतलब यथो सुबह अगर दोदस से त्रो शाम मतलब बे सुबह खेने, मतलब गई रलन पूर दोदस सह खेन, मतलब 2 चमच अम मज त्रावन दोद गिलासस मज तो खेन। तुह कोरा अत दौरान कंस इदारन कुन किस्मुक मदद? NIF तरफ मिलो वारा फायदा, मतलब अस पी, मतलब अगर क्या वन कह चीज बना पे दपान खबर यह गसा ना गसा बनाओ पे मतलब अमुक फायदे मे मिले ना मिले, मतलब NIF वोन दोपन तुम अगर क्या वन कहें त अगर तुम निश तुम वातन अस निश अस पकनो सह ब्रोट, तो यह फायदे मिलो तम निश तिक NIF बासो मतलब यह ठीक तमो हो मतलब कत पे पकू तुम ब्रोट। अमे अलाव छो तुह बे कह इनोवेशन NIF सोजम? मे सोजम फिलहाल ये डेडन पे पे सोजम, मतलब मे बस अकाउंटन मे कर एंट्री, मतलब मे निश कर तिह नाव मे सोजमित, मतलब सोरे मतलब तमो इनोवेशन तम मे तोत वातन तम लगभग वो। तबस्सुम, सनिस यथ प्रोग्रामस मज इन खतर तुहद सठा शुक्रिया। बच्चों की मासूम आवाज हमेशा दिल को छू जाती है, तो चलिए सुनते हैं कैट स्कूल अनंतनाग की एक तालिबा सल्तनत की मीठी आवाज में आतिफ असलम का ये नगमा। झूला झुलाए ये पनघट नदिया,
किनारे आंगन ने दिया तू आना, हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने रंग। सुनो मेरे दिल जानिए कहानी मानी, एक दिन मेरे संग ये जान दम मेरा कुछ और तेरा भी अरमा, जाने दिल में क्या कुछ है बसाना, ये मेरी है कहानी। झूला झुलाए ये पनघट नदिया, किनारे आंगन ने दिया तू आना, हवा के संग मुझको भी तू दिखाना अपने रंग तेरा मेरा, गलियों में यूं फिरना, फिरते फिरते रात को यूं तकना, तक के नानी की गोदी में सोना, परियों के देश के न जाना, ये मेरी है कहानी। कोई फिक्र थी न कोई बहाना, मुट्ठी में था जैसे जमाना, कच्ची जुबाने वो गीत गाना, नए खिलौने सबको दिखाना, मान गया जिंदगी से ज्यादा, छिन गया जिसने किया वादा, कौन लाए वो गुजरे कौन लाए वो पल जो सुहाने, बीते थे वो जो गुजरे जमाने, ये मेरी है कहानी। सामईन, आजकल दुनिया भर में लोगों खुसूसन नौजवानों पर फुटबॉल का जुनून छाया हुआ है। कई जगहों पर लोगों के बड़े बड़े हुजूम टीवी पर इस खेल से लुत्फ अंदोज होते हुए नजर आते हैं। तो चलते हैं पेश कदम के अनीस जरगर की ओर, जो हमें फुटबॉल की दुनिया के बारे में जानकारी देंगे। फुटबॉल आलमी कप का इंतजार 4 साल तक करना पड़ता है और हाल ही में इसकी शुरुआत से तमाम फुटबॉल शायकीन का खुश होना लाजमी है। जनूबी अफ्रीका में खेले जाने वाले आलमी कप में जीतने वाले मुल्क को 6 किलोग्राम की ट्रॉफी, जो 36 सेंटीमीटर लंबी और 13 सेंटीमीटर चौड़ी है, दी जाएगी। लेकिन इस बार आलमी कप में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल से कई खिलाड़ी नाराज हैं। फुटबॉल का ज्यादा हल्का होना मौजूए बहस बना हुआ है। अमेरिका के रिजर्व गोलकीपर मार्कस हेनमैन का कहना है कि ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सबब खेल असर पजीर हुआ है। ये फुटबॉल अडिडास की बनाई हुई है और इसका नाम जाबुलानी है, जिसके माने ज़ुलू जबान में जश्न है। अडिडास जाबुलानी में 11 रंग इस्तेमाल हुए हैं, जिसके बारे में अडिडास कहते हैं कि ये 11 खिलाड़ी और जनूबी अफ्रीका में बोले जाने वाली 11 जुबानें दिखाता है। जाबुलानी से पहले इस्तेमाल होने वाली आलमी कप गेंदों के नाम है टीम जस्ट जो 2006 में इस्तेमाल हुई, फेवरनोवा 2002 में, ट्राइकलोर 1998 में और क्वेस्ट्रा 1994 में। इसके अलावा खिलाड़ियों में एक और वजह से तशवीश की लहर फैल गई है और ये वजह है स्टेडियम में फुटबॉल शायकीन का वुवुज़ुला बजाना। इससे खिलाड़ियों का खेल पर तवज्जो बना रहना मुश्किल होता है, लेकिन माहिरीन अभी इस नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं कि वुवुज़ुला को बैन करना चाहिए कि नहीं। अब कुछ जानकारी अवंतीपोरा में होने वाले मुकामी मुकाबलों से मुतल्लिक। इस्लामिक यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले सईद मंतकी T20 टूर्नामेंट के एक मैच में चंदहारा क्रिकेट क्लब ने जारिहाना खेल का मुजाहिरा करते हुए हालमुल्ला क्रिकेट क्लब को 5 विकेट से शिकस्त दी। हालमुल्ला ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 122 रन बनाए। शुरुआत में उनके ओपनर्स ने अच्छे खेल का मुजाहिरा किया, लेकिन बाद में उनकी टीम लड़खड़ा गई और पूरी टीम 19 ओवर्स में 122 रन बना के ढेर हो गई। चंदहारा की तरफ से आबिद ने ऊंधा बॉलिंग का मुजाहिरा करके अपने 4 ओवर्स में 16 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। जवाब में चंदहारा की टीम पहले लड़खड़ा गई, मगर उनकी तरफ से इरशाद अहमद ने और जावेद अहमद ने अच्छा खेलकर अपनी टीम को जीत की राह दिखाई। जावेद अहमद ने 31 रन और इरशाद अहमद ने 32 रन बनाए। हालमुल्ला की तरफ से खुर्शीद अहमद ने अपने 4 ओवर्स में 3 विकेट हासिल किए।
بنانے کا سلسلہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اسی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے آج ہمارے سیگمنٹ منظم وقت میں ایک ایسے ہی ملال کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان رخشندہ اور آپ کا خیر مقدم ہے پیش قدم کے حصے منظم وقت میں. ملال ایک ایسی چیز ہے جو دو دوست، دو ہم سفر، دو بھائی یا پھر دو لوگوں کو الگ کر دیتی ہے. یا تو یہ ملال ہمیشہ کے لیے رشتوں کو ختم کر دیتا ہے یا پھر کچھ عرصے کے لیے. ہماری آج کی ملال کی کہانی میں یہ جاننا کافی مشکل ہے کہ کیا یہ دو دوست واپس ایک ہوں گے یا پھر نہیں. السلام علیکم، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں. پہلے ہم آپ کا تعارف جاننا چاہیں گے. جی، میرا نام یاسر ہے اور میں حول میں رہتا ہوں. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ جی، میں اس ٹائم BSc کر رہا ہوں اسلامیہ کالج میں. تو سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کو ملال کس سے ہے؟ جی، میرا ایک بہت ہی عزیز دوست تھا. دوست ابھی تو ہے بھی، لیکن اس کی کچھ حرکت کی وجہ سے اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرا دوست تھا اور اسی کی وجہ سے میرا ملال ہے اس سے. کیا ہم جان سکتے ہیں کہ اس ملال کے وجوہات کیا تھے؟ جب بھی آپ کسی کے دوست بنتے ہو تو آپ میں ایک ایسی کوالٹی آ جاتی ہے کہ آپ اس کی غلطیاں معاف کرتے ہو، اپنی غلطیاں جو ہوتی ہیں آپ سدھارنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہے کہ جو کہ آپ اس سے بول نہیں پاتے ہو، یا کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ ایسا ڈرفٹ آ جاتا ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس کے بعد آپ اس آدمی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے ہو. ویسا کچھ ہو گیا اس کو میرے بیچ میں. کیا ہم جان سکتے ہیں کہ وہ کیا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آپ کے بیچ میں ملال ہو گیا؟ دیکھیے، ایک بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کوئی ریلیشن بناتے ہو، ریلیشن میں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے. جو آپ کا اور آپ کے دوست کے بیچ میں ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے بیچ میں ٹرسٹ نہیں رہا تو آپ کی ریلیشن پھر ریلیشن نہیں رہتی ہے. ویسا کچھ سمجھ لیجئے کہ اس نے میرے ساتھ جو ہمارے بیچ میں جو ٹرسٹ تھا، اس نے اس ٹرسٹ کو خراب کر دیا، اس نے اس ٹرسٹ کو ہرٹ کیا. کیا آپ نے اس کو موقع دیا اپنی غلطی سدھارنے کا؟ ایک انسان ایک بار جب غلطی کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ غلطی نہیں ہوتی، آپ معاف کر دیتے ہو. لیکن جب وہ غلطیاں بار بار ہونے لگتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر رہتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ. ابھی آپ کا اور اس کا کیسا رشتہ ہے؟ جیسے دو اجنبی ہوتے ہیں ویسا ہی اس کا اور میرا رشتہ ہے. کیا کبھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ کو ملال کو دور کرنا چاہیے، آپ ہی کو کوئی سٹیپ اٹھانا چاہیے؟ پہلے بھی میں نے بولا کہ ملال تب آپ دور کرتے ہو جب آپ کے بیچ میں ایک انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے. جب انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی تو ملال کی تو بات ہی نہیں. اور ملال کے رہنے کی بات تو کوشش کرتا میں، اگر ویسا کچھ ہوتا کہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش ہوتی، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ اس کی مینٹل سٹیٹ اور میری مینٹل سٹیٹ اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ. اب اس کا اور میرا ایک ساتھ بیٹھنا یا ایک ساتھ بات کرنا ہے، ایک ساتھ فرینڈز بننا، وہ مجھے لگتا ہے مشکل ہے. کیا آپ کو کبھی یہ نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں غلط فہمی کے شکار ہوں؟ نہیں، اس میں تو غلط فہمی کی کوئی بات نہیں ہے. اگر غلط فہمی کی بات ہوتی تو شاید میں موقع دیتا، لیکن غلط فہمی کہیں نہیں. فرض کیجئے کہ وہ انسان اس وقت آپ کا دوست آپ کی یہ ساری باتیں سن رہا ہے، تو آپ کیا ان سے کہنا چاہیں گے جس سے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کے بیچ جو ملال ہے وہ دور ہو جائے؟ میں پھر سے وہی بات کہوں گا کہ میں اس کے اور بیچ میں آپ کو ریلیشن رکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مینٹل سٹیٹ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. اب یہ بات ہے کہ اگر میرے کچھ کہنے سے اس کا تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے، اس کی تھوڑی سی اس کا مینٹل سٹیٹ تھوڑا سا چینج ہو جائے، تو میں وہ کہوں گا کہ اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون فرینڈشپ کے قابل ہوتا ہے اور کون فرینڈشپ کے قابل نہیں ہوتا ہے. وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. آئیڈینٹیفیکیشن سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی انسان کو اپنا دوست بناؤ، اس سے پہلے آپ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، تبھی آپ اس کے ساتھ دوست بن سکتے ہو. یہ والا ریزن بہت ہی سالڈ ہے جو کہ میں اس کو بولنا چاہتا ہوں. کیا وہ دوست آپ ہی کے ساتھ پڑھتے تھے؟ جی. ابھی بھی پڑھتے ہیں؟ جی، ابھی بھی پڑھتے ہیں. اور کل کو اگر آپ کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد آپ زندگی کے کسی موڑ پر کہیں مل
सीखते हैं एक दूसरे से, तो आपका क्या रिएक्शन होगा एक दूसरे के? तो सीधी सी बात है कि आप अगर किसी के साथ भी अगर आप टाइम बिताते हो तो वो तो यादें तो रहती हैं, लेकिन अब एक बात होती है कि कभी मीठी यादें रहती हैं और कभी कड़वी यादें रहती हैं। अब एक बात होती है कि अगर आपकी कड़वी यादें मीठी यादों से ज्यादा हो तो मुझे लगता है कि आप ऐसा बिहेव करेंगे जैसे आपने उसको देखा ही नहीं। शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। ये था मलाल का एक पहलू जो हमने यासिर से सुना, और इस मलाल का अगला पहलू सुनते हैं उनकी दोस्त से पेश कदम के अगले शुमारे में। तो सुनते रहिए पेश कदम। मुकाबले के इस दौर में जहां हर एक अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद रहता है, वही ज्यादा करियर ऑप्शंस न होने की वजह से इसकी परेशानियों में इजाफा होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी करियर ऑप्शंस हैं जिनकी तरफ हमारा ज्यादा ध्यान नहीं जाता। इन्हीं करियर ऑप्शंस में एक ऑप्शन है साउंड इंजीनियरिंग, जिसमें हम अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में पैनास साउथ एशिया के साउंड इंजीनियर मनीष कुमार हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि साउंड इंजीनियर कैसे बन सकते हैं और इस साउंड इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है। जी मनीष साहब, खैर मकदम है आपका पेश कदम में। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में तफसील से बताइए। तौकीर, आपने मेरा नाम तो बता ही दिया है और आपने ये भी बता दिया है कि मैं पैनोस में काम करता हूँ। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ और इससे पहले मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया है, जैसे वर्ल्ड स्पेस रेडियो, AIR। मेरा मेन काम है लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग देना और सिखाना उनको कैसे काम होता है रेडियो के फील्ड में और इन सब फील्ड में कैसे काम करना चाहिए। साउंड इंजीनियर बनने का ख्याल आपको कैसे आया? एक्चुअली अगर वैसे देखें तो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए की है, लेकिन मुझे बचपन से ही म्यूजिक और एडिटिंग का शौक था, तो वहीं से मैंने बचपन से ही स्टूडियो जाना शुरू किया था और वहीं पे फिर खड़े होके मैंने पीछे ये चीजें सीखी कि कैसे साउंड इंजीनियरिंग की जाती है, कैसे जो है गाने मिक्स किए जाते हैं, कैसे चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर उसी शौक को मैंने अपने कैरियर के रूप में बनाया। तो इस साउंड इंजीनियर का क्या क्या स्कोप है अभी? देखिए, साउंड इंजीनियर का आपका बहुत सारा स्कोप है। अगर आप रेडियो के फील्ड में लें तो अभी सबसे इमर्जिंग फील्ड है रेडियो का, उसे कहते हैं कम्युनिटी रेडियो। 2006 में ये इंडिया में स्टार्ट हुआ है। अभी तक में 22-25 स्टेशंस कम से कम बनाए जा चुके हैं। हर एक साल जो है कुछ नए स्टेशंस आ रहे हैं, तो वहां पे साउंड इंजीनियर की जरूरत होती है। और जितने आपके टीवी चैनल्स हैं जो दिन ब दिन आते जा रहे हैं, नए नए चैनल्स, उनमें साउंड इंजीनियर की जरूरत होती है। जितने फिल्म बनते हैं, जितने गाने बनते हैं, उन सब में साउंड इंजीनियर की जरूरत होती है। तो इसका स्कोप कम नहीं है। कोई अगर साउंड इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? इसमें कम से कम लोगों को ये देखना चाहिए कि म्यूजिक की तरफ उनका रुझान होना चाहिए। अगर उनको म्यूजिक अच्छा लगता है तो उसके बाद वो जो है 2 तरह के कोर्सेज होते हैं इसमें। एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और दूसरा डिप्लोमा है जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो कुछ एक स्टेट्स हैं जैसे कि उड़ीसा और 1-2 जगह पे हैं जहां पे आफ्टर 12th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं साउंड इंजीनियरिंग में। दूसरा है FTI पुणे, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे, जहां पे आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हैं साउंड इंजीनियरिंग में। उसके बाद आप या तो किसी स्टूडियो में एज ए साउंड इंजीनियर काम कर सकते हैं, जहां पे आपका काम होगा कि गाने रिकॉर्ड करना, या रेडियो प्रोग्राम्स होते हैं या कुछ भी रेडियो सीरियल्स होते हैं, उसको आप रिकॉर्ड करें, एडिट करें और उसमें म्यूजिक मिक्सिंग करें। या फिल्मों में जाएं, फिल्मों में साउंड इंजीनियर को बहुत अच्छी तरह पे किया जाता है और उसका भी अच्छा स्कोप है। या फिर मेरी तरह आप जो है ट्रेनिंग्स दें लोगों को, कैसे किया जाता है काम, और ये सब आप लोगों को सिखाएं। क्योंकि बहुत सालों से आप इस फील्ड में हो जी, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे बडिंग जो लड़के हैं इस साउंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, उनके लिए आपकी क्या सजेशन है? मैं तो यही सजेशन उनको दूंगा कि वर्क हार्ड। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है कि जहां पे आपको शायद कुछ दिन स्टार्टिंग में कुछ बोरियत सी महसूस हो,
या बहुत होता है कि आप शुरू जब करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है. ये मैंने अभी तक अपने तजुर्बे के हिसाब से देखा है. लोग पहले इसको बहुत ही एंजॉय के साथ शुरू करते हैं. जैसे जैसे कुछ दिन होता है फिर उनको सेम चीज बार बार सुननी होती है और फिर करना होता है, तो उसमें बोर हो जाते हैं. उनको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप शुरू करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसमें बोरियत थोड़ी आ रही है, प्रोग्राम या कुछ नए म्यूजिक के साथ आप खेलें, आपकी ये बोरियत भी दूर हो जाएगी. बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें आप अपना जो है बहुत एंजॉय करेंगे. आपका हमारे स्टूडियो में आना और हमारे सुनने वालों के लिए अपने ख्यालात का इजहार करना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. तो फिर अब वक्त हो चला है कस्पेंड का, जिसमें हमने आपसे पूछा था आप किस चीज के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. खाना और पानी. दिलुक सुकून, बेहद खुशी. तम वराय छन मेरी जिंदगी नामुमकिन. मेरी किताबें मेरी जिंदगी है, मैं अपनी किताबों के बगैर नहीं रह सकती. मेरा पेन मेरा हथियार है, मैं अपने पेन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती. वो मेरी बुक्स है जिनके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ. माई फैमिली, और मेरी फैमिली वो एक ऐसी फैमिली है जिसके आज तक जो भी मैंने काम किया है उनके सपोर्ट से मैंने वो काम अंजाम दिया है. मैं अपने पति के प्यार के बगैर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि पति का प्यार सबसे ऊंचा और शान व शौकत होती है एक औरत के लिए. ये माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है. अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के प्यार के बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ. मैं अपने प्यार के बगैर जिंदा नहीं रह सकती. मैं अपने माँ बाप के प्यार के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि माँ बाप का प्यार एक ऐसा प्यार होता है जिसमें ना कोई लालच होती है ना कोई. सामीन, आपको इंतजार होगा हमारे इनामी सवाल का, लेकिन उससे पहले जानेंगे पिछले हफ्ते के इनामी सवाल का जवाब और इनाम जीतने वाले शख्स का नाम. सामीन, 6 जून और 9 जून के एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता है, जिसका सही जवाब है यूरुग्वाय. इस सवाल का जवाब हमें कई सारे लोगों से मौसूल हुआ और कुर्रा अंदाजी के जरिए जीतने वाले शख्स है मलिक गुंडशुपैया के रईस मलिक. रईस साहब, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक. हमारा आज का सवाल है, इस साल हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली बॉल का वजन कितना है? आपका जवाब हमें 2 हफ्तों के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए. हमारा पता है पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा. या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम PESHKADAM@gmail.com. आज का सवाल एक बार फिर सुन लीजिए. इस साल हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली बॉल का वजन कितना है? इसी के साथ पेशकदम का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है. तो दीजिए अपनी मेजबान नौरीन फारूक और मुझे सजाद अहमद को इजाजत. खुदा हाफिज. सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज. बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज. दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम. आप पेशकदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:20 पर.